बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आज़म के हवाले से और उनके ख़िलाफ़ जो एंदराज मुकदमा की जो एक दरख्वास्त थी और उस पर सेशन अदालत के जस्टिस ऑफ पीस का जो हुक्म था, उस हवाले से मैंने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी और स्पेशली भारत में इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव उठाया जा रहा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन सारे मामलात को देखते हुए मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि ये मामला जो है वो इतना गंभीर नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। मामला क्या है? पहले इनके ख़िलाफ़ एक एंदराज मुकदमा का फ़ैसला हो चुका है बाबर आज़म के ख़िलाफ़, और ये फ़ैसला भी जो जस्टिस ऑफ पीस ने दिया था, उसके बाद ये मामला चैलेंज हो गया था हाई कोर्ट में। अब जब भी कोई मामला अदालत में जाता है तो हमारे यहाँ कानून ये है 22 से 22B CRPC के तहत कि जब भी कोई FIR के लिए दरख्वास्त फ़ाइल करता है तो उस पर जो मुतलका थाना है उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो कार्रवाई करे, और अगर मुतलका थाना कार्रवाई नहीं कर रहा तो फिर उसके बाद अगली ज़िम्मेदारी होती है जो अदालत की कि वो हुक्म जारी करे। अब मैं आपको एक और चीज़ अहम बताऊँगा कि बाबर आज़म ने अब स्टेप क्या लिया है और वो बड़ा अहम स्टेप है और वो बड़ा ज़रूरी था ऐसे ब्लैक मेलर्स के ख़िलाफ़। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ बता दूं कि जो गलत फहमी फैलाई जा रही है वो क्लियर हो। बाबर आज़म के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जाती है और तरीक़ेकार क्या है कि पुलिस की ज़िम्मेदारी है मुकदमा दर्ज करे। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो वो जाते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास। जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं तो जस्टिस ऑफ पीस की ज़िम्मेदारी है वो रिपोर्ट तलब करे, रिपोर्ट तलब करके वो सारे मामलात को देखे। अब यहाँ पर ये होता है कि पहले उनके ख़िलाफ़ जो एंदराज मुकदमा की दरख्वास्त थी उसमें पुलिस ने ये कहा था कि ये मुकदमा नहीं बनता। उसके बावजूद सेशन कोर्ट ने, क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस की ये ज़िम्मेदारी है, उसने डायरेक्शन क्या देनी होती है? उसने डायरेक्शन ये देनी होती है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, ये डायरेक्शन होती है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता मुकदमा दर्ज किया जाए, उसमें यह कहा जाता है कि कानून के मुताबिक जो आपके पास दरख्वास्त है उसको डिसाइड करें, या कहीं पर लिखा होता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो 154 के तहत कार्रवाई की जाए, यानी FIR दर्ज की जाए। उस पर फिर मामला चैलेंज हो जाता है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस का फ़ैसला सस्पेंड कर दिया था और अभी जो है वो मार्च के एंड में उसकी कोई तारीख़ है लाहौर हाई कोर्ट में। साथ ही क्या है कि साइबर क्राइम विंग को एक दरख्वास्त दी जाती है और जो व्हाट्सअप मैसेजेस हैं या कोई चैट है उसको जो है वो सामने लाकर और साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ को दी जाती है दरख्वास्त, और वो दरख्वास्त देने के बाद दोबारा जस्टिस ऑफ पीस के पास चले जाते हैं और कहते हैं जनाब के जो बाबर आज़म है उसके और उसकी बहन के और भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस ऑफ पीस ने रिपोर्ट तलब की। अब यहाँ पे वहाँ पे पहले पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, पुलिस ने कहा था ऐसा कोई वकूआ नहीं है, उसके बावजूद जस्टिस ऑफ पीस ने हुक्म सुना दिया था जिसको फिर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ क्या होता है कि साइबर क्राइम की तरफ से जो रिपोर्ट आई वो ये आई कि हमने बाबर आज़म को तलब किया लेकिन बाबर आज़म नहीं पेश हुए। अब बाबर आज़म कहाँ थे? वो PSL की मैचेस में थे, उससे पहले वो एक इंटरनेशनल सीरीज़ खेल रहे थे, तो वो पेश नहीं हुए। लेकिन साइबर क्राइम ने यह कहा कि अथॉरिटी ने कि इनका भाई पेश हुए और उनके वकील पेश हुए हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो एंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है वो बनती है और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये साइबर क्राइम की तरफ से जो है वो इसको कहते हैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, कि एक तरफ़ा कि उन्होंने बाबर आज़म का मौक़िफ़ ही ना लिखा और जो साथ ही क्योंकि वो नहीं आए थे और वो नहीं पेश हुए थे, इस वजह से जो जस्टिस ऑफ पीस है उसने दोबारा एक और केस में, ये हरासानी का हरासा करने का केस है, उसमें भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया, जिसको आज चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट में ये जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें यह कहा गया है कि जो बिल्कुल इसी नौइयत की पहले एक दरख्वास्त दी गई और जो मामला है वो सेशन कोर्ट में गया। सेशन कोर्ट ने जो है वो मुकदमे का हुक्म जारी किया। मुकदमे का हुक्म जारी करने के बाद हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया, जो है वो ख़त्म कर दिया। अब दोबारा उसी तरह के एलिगेशंस हैं, उसी तरह के मामलात हैं, और पहले SHO को दरख्वास्त दी, अब इन्होंने FIA को दरख्वास्त दी। इन्होंने किसी समझदार बंदे से पूछा होगा, उसने बताया होगा कि अगर सोशल मीडिया के ज़रिए या व्हाट्सएप पे कुछ हुआ है या इस तरह के कोई मामला हुआ है तो फिर आपको ये जो मामला है वो देखना चाहिए FIA के पास। वो मामला जो है वो पुलिस का नहीं बनता और आपका मुकदमा दर्ज हो भी गया तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। इन्होंने दूसरी दरख्वास्त दे दी जिस पर जो बाबर आज़म और उनके वकला का ये कहना है कि पहले इसने हमारे ख़िलाफ़ ऐसे ही दरख्वास्त दी थी जिसको हमने जो है वो सस्पेंड करवाया है
है उस फैसले को। अब वही एलिगेशंस हैं और इन्होंने FIA को दरख्वास्त दी और अब FIA हमारे खिलाफ एक्टिव हो गया है, तो उसको सस्पेंड किया जाए। अब इसका जो है वो आर्टिकल 13 है जिसको कहते हैं कि डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट है कि ना किसी को एक ही केस में 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना ही सज़ा सुनाई जा सकती है। ये आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का और ये फंडामेंटल राइट है। हर पाकिस्तानी का ये हक है कि उसको एक वकूए में 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, केस नहीं चलाया जा सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबर आजम के वकला ने अदालत में ये इस्तदा की कि जनाब पहले इसी वकूआ की बुनियाद पर इन्होंने हरासा करने का और धमकियों का एक झूठी दरख्वास्त दी, जिस पर सेशन जज के आर्डर आए और उस सेशन जज के आर्डर को हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अब फिर जब वहां से मुअत्तल हुआ तो ये हाई कोर्ट पहुंच गया, FIA के पास पहुंच गए। अब FIA हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो उनको रोका जाए और उस आर्डर को सस्पेंड किया जाए और कलअदम करार दिया जाए। साथ इसमें यह कहा गया है कि ये जो सारी दरख्वास्त है या जो सारा मामला है ये सिर्फ हरासा करने के लिए, बाबर आजम को ब्लैकमेल करने के लिए, कभी पैसे मांगे जाते हैं हमजा मुख्तार की तरफ से, कभी वो किसी को भेजती है, कभी किसी को भेजती है और वो भेजकर वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहती है। और अब उसको पता है कि वो जो है वो बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और वो इस बुनियाद पर हरासा कर रही है और वो ब्लैकमेल करते हुए वो ये चाहती है कि वो कुछ ना कुछ निकाल ले, वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहती है, जिसकी वजह से क्योंकि बाबर आजम की तरफ से हमेशा उसको इनकार हुआ है, उस इनकारी की बुनियाद पर ये मुख्तलिफ वकला के साथ मिलकर हमारे खिलाफ झूठी दरखास्तें दे रही है और इस जो फैसला उसको कलअदम करार दिया जाए। इस पर जो लाहौर हाई कोर्ट में ये केस फिक्स हो गया है 22 मार्च के लिए। 22 मार्च को जज हैं असजद जवेद घुराल साहब, उनकी अदालत में इस केस की समाअत होगी। बाबर आजम की जो दरख्वास्त है और बाबर आजम का जो पिटीशन है जिसमें सेशन अदालत का फैसला चैलेंज किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सेशन अदालत का जो फैसला वो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। सेशन अदालत ने हमें सुने बगैर हमारे जो आर्गूमेंट्स थे या जो हमारा हक़ दिफा था वो हमें दिए बगैर ये सारा फैसला दिया है, इसलिए उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। तो जज असजद जवेद घुराल साहब ने इस केस की समाअत फिक्स कर ली है 22 मार्च के लिए। अब हम इसमें 2 चीज़ें हैं कि हमजा मुख्तार के जो एलिगेशंस हैं और वो जो माजी के किसी रिलेशन को लेकर और जिसमें वो पूरी कहानी सुनाती है और उसमें वो अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट समझती है कि मैं तो बिल्कुल पागल थी, मैं तो बिल्कुल बच्ची थी और ये मुझे लेकर आता जाता रहा, कभी इधर ले गया, कभी उधर ले गया, कभी उस घर में रखा, कभी उस घर में रखा, फिर ये लालच दिया और फिर शादी का लालच दिया। भाई शादी के लालच पे उसके साथ जो ये अलेज करती है कि ये 2 साल इकट्ठे रहे हैं शादी के लालच पे, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये मामला तो ख़राब है, ये मामला वो नहीं है जो कहा जा रहा है, ये मामला वो नहीं है जो बनाया जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अब बाबर आजम पहले गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलता था, उसका टैलेंट था, उस टैलेंट की बुनियाद पर वो आगे आया और इस वक्त वो दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन बन चुका है। अब उसको ब्लैकमेल करने के लिए और उनकी जो मुखालफीन हैं वो इस सारे मामले को उठा रहे हैं। अब देखते हैं 22 मार्च को क्या जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इस फैसले को भी सस्पेंड करती है और उसके बाद क्या रिमार्क्स आते हैं, जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।